हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। टुडे वी डिस्कस अबाउट बर्थ एस्फेक्सिया और एस्फेक्सिया नियोनेट्रम। जैसे कि आप जानते हैं बर्थ एस्फेक्सिया और एस्फेक्सिया नियोनेट्रम क्या होता है। अगर नहीं भी जानते तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये हमारे पीडियाट्रिक नर्सिंग या फिर गायनिकोलॉजी का टॉपिक है, जिसमें भी आप इसको रीड करना चाहें, दोनों में ही आता है ये। तो चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि लीडिंग कॉजेज ऑफ द न्यूनेट्रम मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। दैट मीन्स जो एस्पेक्सिया न्यूनेट्रम है वो क्या लीड करता है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी कॉज करता है। आल्सो इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। और क्या क्या कॉज करता है ये, डेवलपमेंट एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉज करता है इन बोथ टर्म एंड प्री टर्म बेबीज में। इनके प्री टर्म और प्री टर्म इन्फेंट्स दोनों में ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉज करता है। नेक्स्ट आता है हमारा अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% न्यूनेट्स एक्सपीरियंस एस्फेक्सिया एट बर्थ। इसके इंसिडेंट्स कितने होते हैं, अबाउट 5 to 10% न्यूनेट एक्सपीरियंस एस्फेक्सिया एट बर्थ के टाइम पे जिनको एस्फेक्सिया होता है 5 to 10% होते हैं। इन हेल्दी न्यूनेट्स फर्स्ट रेस्पिरेशन यूजुअली टेक प्लेस विद द 6 to विद इन 6 सेकेंड। दैट मीन्स जो हेल्दी न्यूनेट्स होते हैं उनका जो फर्स्ट रेस्पिरेशन होता है यूजुअली 6 सेकेंड के अंदर हो जाता है, बर्थ के 6 सेकेंड के अंदर ही हो जाता है। मेजोरिटी ऑफ बेबी टेक स्पॉन्टेनियसली फर्स्ट रेस्पिरेशन विद द 20 सेकेंड्स। सम बेबी टेक 90 सेकेंड्स आफ्टर बर्थ हैव नॉर्मल। दैट मीन्स स्पॉन्टेनियसली जो अपने आप वो रेस्पिरेशन लेते हैं नॉर्मली विद इन 20 सेकेंड्स, और सम बेबी क्या है 90 सेकेंड्स भी ले सकते हैं, और ये भी क्या होता है नॉर्मल ही होता है। तो हमने क्या पढ़ा, हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में कि जो बर्थ एस्फेक्सिया है या फिर एस्फेक्सिया न्यूनेट्रम है, ये लीड करता है कॉजेज ऑफ नियोनेटम मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। दैट मीन्स उसके बाद और ये क्या कॉज करता है, डेवलपमेंट एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी कॉज करता है न्यूनेट प्री टर्म और टर्म दोनों इन्फेंट्स में। उसके बाद आता है हमारा 5 to 10% इसके इंसिडेंस होते हैं। जो हेल्थी न्यूनेट्स होते हैं वो विद इन 6 सेकेंड के अंदर ही क्या होते हैं, जो स्पॉन्टेनियसली रेस्पिरेशन करते हैं। बट मेजोरिटी क्या होता है कि बेबी 20 सेकेंड्स या फिर 90 सेकेंड्स के अंदर भी ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन अपना लेते हैं, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन। तो उसे भी हम एक नॉर्मल ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद देन हम देखते हैं डेफिनेशन में हम देखेंगे इट इज़ अ नॉन एस्टैब्लिशमेंट सेटिस्फैक्टरी पल्मोनरी रेस्पिरेशन एट बर्थ। मतलब ये क्या होता है, बर्थ एस्पेक्सिया नॉन एस्टैब्लिशमेंट सेटिस्फैक्टरी पल्मोनरी रेस्पिरेशन। दैट मीन्स जब उसका बर्थ होता है, बेबी का बर्थ होता है, तो उसका जो नॉर्मल पल्मोनरी रेस्पिरेशन है वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, इट इज़ नॉन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेटिस्फैक्टरी पल्मोनरी रेस्पिरेशन एट द बर्थ के टाइम पर। कई डेफिनेशन हैं, हम की नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ फेलियर ऑफ इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस। ये क्या होता है, इट इज़ अ फेलियर ऑफ इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन विद हाइपो विद हाइपोवेंटिलेशन, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, ये क्या होता है, फेलियर ऑफ इनिशिएशन मेंटेनेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस, यानी कि खुद से जो एकदम से बाहर बच्चा के स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन स्टैब्लिश करता है वो चीज़ नहीं कर पाता, मेंटेन नहीं कर पाता। इस कंडीशन में क्या क्या होता है, उसको हाइपोक्सिया हो सकता, हाइपोवेंटिलेशन हो जाता है, एनारोबिक हो जाता है, ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। उसके बाद हमारी जो थर्ड डेफिनेशन है वो है इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया। दैट मीन्स उसका जो भी है ऑक्सीजन की हाइपोक्सिया कंडीशन है, ऑक्सीजन की कमी होना, उसमें जैसे जैसे ये कंडीशन बढ़ती है उसमें क्या प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया होता है, हाइपर कैपनिया होता है, हाइपोपरफ्यूजन हो जाता है, एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इट मे रिजल्ट इन मल्टी ऑर्गन सिस्टम डिसफंक्शन। और ये किस वजह से हो सकता है, रिजल्ट इन मल्टी ऑर्गन, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इट मे रिजल्ट इन मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन इंक्लूडिंग हाइपोक्सिक इस्चेमिक एंसिफेलोपैथी एंड लॉन्ग टर्म न्यूरोमोटर स्क्वीटे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कई सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद आता है बर्थ एस्फेक्सिया मीन्स द बेबी इज नॉट ब्रीथिंग
बर्थ एस्फेक्सिया का मतलब होता है कि बेबी इज़ नॉट ब्रीथिंग एट द बर्थ टाइम, यानी कि सिंपल सी उसमें लैंग्वेज में देखेंगे कि बर्थ के टाइम पर बेबी अगर सही से ब्रीथ ना कर पाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, बर्थ एस्फेक्सिया या फिर एस्फेक्सिया नियोनेट्रम। इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन दैट अकर व्हेन अ बेबी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस और इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, इट कैन बी फेटल। और क्या होता है, इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन होती है, ठीक है, व्हेन अ बेबी डज नॉट गेट इनफ, और ये कब होती है, जब बेबी अच्छे से जो भी पूरी ऑक्सीजन है वो नहीं ले पाता ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस और इमिडिएटली आफ्टर द बर्थ, इट कैन बी फिटल, और ये क्या होती है, फिटल कंडीशन हो सकती है। उसके बाद इसकी इटियोलॉजी देखेंगे हम। इटियोलॉजी में हम देखेंगे मैटरनल, प्लेसेंटल, यूटेराइन कॉजेज, एम्ब्लाइकल कॉजेज, फिटल कॉजेज, ठीक है। मैटरनल कॉजेज में क्या आता है, इंक्लूड एमनियोटिक एनीमिया, एमनियो एमनियो एम्यूनाइटिस हो सकता है, यानी कि जो भी अम्नियोटिक फ्लूइड उसमें इन्फ्लामेशन वगैरह कुछ हो जाए। एनीमिया हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो सकती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, और जो प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपरटेंशन हुआ हो उसकी वजह से, ड्रग एंड इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। प्लेसेंटल कॉजेज़ क्या होते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, अब्रप्टियो प्लेसेंटा हो सकता है, और प्लेसेंटल इनसफिशेंसी हो सकती है। यूट्राइन कॉजेज़ include prolonged labor and abnormal fetal presentation। यूट्राइन कॉजेज में क्या है कि प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो गई, एबनॉर्मल फेटल प्रेजेंटेशन हो गई, उस वजह से भी हो सकता है। एम्ब्लाइकल कॉजेज क्या होते हैं, इंक्लूड कोर्ड प्रोलैप्स एंड कोर्ड एनलार्जमेंट। अम्ब्लाइकल कॉजेज में क्या हो सकता है, कोर्ड प्रोलैप्स हो सकता है। कोर्ड प्रोलैप्स भी एक कंडीशन है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। कोर्ड एंटेंगलमेंट, एंटेंगलमेंट मतलब कि जो कोर्ड है वो टेंगल्ड हो गई है बेबी में, मतलब बेबी को उसने कवर कर लिया या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। फेटल कॉजेज में क्या आता है, इंक्लूड सिफेलोपेल्विस डिसप्रोपोर्शन, कंजेनाइटल एनोमलीज एंड डिफ़िकल्ट डिलीवरी, ये सब चीज़ें कॉज इटियोलॉजी में आती हैं, ठीक है। अब हम एक बार देखेंगे कि रिव्यू लेंगे। इटियोलॉजी क्या था, मैटरनल प्लेसेंटल अम्ब्लाइकल कॉजेज एंड यूट्राइन कॉजेज एंड फिटल कॉजेज। मैटरनल में हमारा है, मैटरनल में एम्यूनाइटिस हो सकता है, एनीमिक, डायबिटिक और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है। प्लेसेंटा में क्या, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, अब्रप्टिव प्लेसेंटा हो सकता है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो सकती है। यूट्राइन कॉजेज में क्या आता है, यूट्राइन कॉजेज में प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो सकती है एंड अबनॉर्मल फिटल प्रेजेंटेशन हो सकती है। अम्ब्लाइकल कॉजेज में क्या होता है, कोर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, फिर कोर्ड एंटेंगलमेंट हो सकता है। फेटल कॉजेज में क्या आता है कि कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती हैं, डेसिफेलोपेल्विक डिसप्रोपोर्शन हो सकता है, डिफिकल्टी इन डिलीवरी, ये सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आता है, हम फिजियोलॉजी देखेंगे। फिजियोलॉजी में पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, unless vigorous resuscitation begin promptly, irreversible multiple organ tissue changes, ठीक है, will occur possible leading to permanent damage or death। that means जब क्या होता है कि रिसस्टिकेशन स्टार्ट करते हैं एकदम से और बहुत ही फोर्सफुली, देन क्या होता है, इरिवर्सिबल मल्टीपल ऑर्गन चेंजेस होने लग जाता है, मतलब जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनके टिश्यू में ऐसे चेंजेस होने लग जाते हैं जो कि अपनी वापस कंडीशन में नहीं आ सकते। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कुछ भी उनमें डिसफंक्शन हो रहा है, तो वो अपनी दूसरी मतलब वो फंक्शनिंग नहीं हो सकते। इरिवर्सिबल चेंजेस उनके अंदर होने लग जाता है, पॉसिबली लीडिंग टू परमानेंट डैमेज, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो परमानेंट डैमेज हो जाते हैं या फिर उन ऑर्गन्स की डेथ हो जाती है। उसके बाद ड्यूरिंग द 24 आवर्स आफ्टर successful resuscitation, the newborn is vulnerable to the post asphyxial syndrome। अगर क्या होता है कि ड्यूरिंग 24 आवर्स आफ्टर सक्सेसिव, हमने क्या किया कि उसको सक्सेसिव, पहले वाले में क्या था, रिसस्टिकेशन अगर ज़्यादा हमने फोर्सफुली दे दिया तो उसकी वजह से मल्टीपल जो ऑर्गन होते हैं उनमें चेंजेस हो जाते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, डैमेज होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर 24 hours after successfully resuscitation, newborn is vulnerable to post asphyxial syndrome। उसके अंदर क्या होता है, पोस्ट एस्फेक्सियल सिंड्रोम भी शो होने लग जाते हैं अगर
जैसे कि हमने उसको रिसस्टिकेट कर दिया, उसके बाद ड्यूरिंग 24 आवर्स, मतलब कि सक्सेसफुल रिसस्टिकेशन के बाद क्या होता है, जो न्यू बोर्न क्या होता है, वनरेबल टू पोस्ट एस्फिक्सियल सिंड्रोम उसके अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। उसके बाद था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम देखेंगे पुअर रिस्पॉन्स टू रिसस्टिकेटिव एफर्ट्स। इसमें क्या होता है कि पुअर रिस्पॉन्स होता है टू रिसस्टिकेटिव एफर्ट्स का। इसमें क्या होता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपरकार्बिया हो सकता है, मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, मिनिमल एंड एब्सेंट रेस्पिरेटरी एफर्ट, सीजर्स, अल्टर्ड कार्डियक फंक्शनिंग, मल्टी ऑर्गन सिस्टम फेलियर, ये सब कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद डायग्नोसिस में हम देखेंगे severe acidosis, severe acid level, pH less than 7 in the arterial blood of the umbilical cord. अपगार स्कोर of 0 to 3 are for longer than the 5 minutes. डायग्नोसिस में हम क्या देखेंगे कि सीवियर एसिड लेवल, इसमें क्या होता है, सीवियर एसिड लेवल हो जाता है, पीएच कितना हो जाता है, लेस देन 7 से लेस देन है इन दी आर्टेरियल ब्लड ऑफ द अम्बलाइकल कोड। अपगार स्कोर ऑफ 0 to 3 4 लोंगर देन दी 5 मिनट्स। अपगार स्कोर 0 से 3 है और मतलब कि 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। अपगार स्कोर टेस्ट इज़ यूज जस्ट आफ्टर बर्थ टू इवेलुएट अ न्यू बोर्न कलर, हार्ट बीट, रिफ्लेक्सिस, मसल स्टोन एंड रेस्पिरेशन। यहाँ अपगार स्कोर के बारे में बताया कि अपगार स्कोर टेस्ट करते हैं जस्ट आफ्टर द बर्थ, किस लिए इवेलुएट करते हैं, न्यू बोन्स के कलर को, हार्ट बीट को, रिफ्लेक्सिस को, मसल स्टोन एंड रेस्पिरेशन को। उसके बाद आता है हमारा प्रिवेंशन हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। प्रिवेंशन में आता है गुड मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर एंड द अर्ली डिटेक्शन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस आर द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग एस्फेक्सिया। हाउएवर सम कॉजेज ऑफ एस्फेक्सिया कैन नॉट बी प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंटेड। प्रिवेंशन में इन्होंने क्या बताया कि गुड मैनेजमेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग लेबर एंड द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द फीटल डिस्ट्रेस, यानी कि जब हम लेबर को मैनेज कर रहे हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, मिस मैनेजमेंट ना करें। फीटल डिस्ट्रेस को हम पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि बेस्ट मेथड है इस चीज़ को क्या कहते हैं, डिटेक्ट करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने। However, some causes of asphyxia cannot be predicted and prevented. तब जबकि ये भी हमें पता होता है कि कई केसेस में क्या होता है, जो एस्फेक्सिया होता है ना तो प्रिडिक्ट किया जा सकता है और ना और प्रिवेंट भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्या आता है मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम एस्फेक्सिया को। एक्सफिक्सिया इज करेक्टेड बाय रिसस्टिकेटिंग द न्यूबॉर्न इन्फेंट एंड ओनली 5% ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट्स हैव एस्फेक्सिया एंड देयरफॉर नीड रिसस्टिकेशन। मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि एस्फेक्सिया क्या होता है, करेक्टेड बाय रिसस्टिकेटिंग। ऑब्वियसली है, अगर उसे एस्फेक्सिया हो रहा है बेबी को तो हम उसको रिसस्टिकेट कर सकते हैं, सीपीआर दे सकते हैं, रिसस्टिकेटिंग द न्यू बोर्न इन्फेंट ओनली 5% ऑफ न्यू, बट ये क्या होता है 5% केसेस में हो सकता है इन्फेंट हैव एस्फेक्सिया एंड देयरफॉर नीड रिसस्टिकेशन। यानी कि अगर किसी न्यू बोर्न में एस्फेक्सिया है तो हम उसको रिकरेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, उसको हम रिसस्टिकेट कर सकते हैं 5% केसेस में एंड हैव देयर फॉर नीड इसीलिए हमें क्या रिसस्टिकेशन की ज़रूरत बहुत ही मतलब रिसस्टिकेशन की नीड होती है, रिसस्टिकेट करना पड़ता है। इफ़ अ बेबी इज़ नॉट breathing, if a baby is not breathing, proceed in a following order as quickly and as careful as possible। अगर कोई बेबी ब्रीथ नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना है, ऑर्डर फॉलो करने हैं और क्विक केयरफुली एज पॉसिबल, और हमें कुछ ऐसे ऑर्डर फॉलो करने हैं जिससे कि हम उसको जल्दी से हम उसको ठीक कर सकें या फिर उसको मैनेज कर सकें। Ensure the baby's face is looking straight upward to the ceiling while ventilating। तो इसमें हमें बताया है कि कुछ ऐसे जो भी फॉलोअप्स करने होते हैं, ऑर्डर क्विकली हमें एक्शन लेने होते हैं, वो कि हमें जैसे ही बेबी बोर्न हुआ तो उसका बर्थ टाइम हमें नोट करना है, ड्राई करना है, उसको कवर करना है, सप्लाई करना है हीट, मतलब उसको थर्मल प्रोटेक्शन देना है, यूज़ करना है प्रॉपर साइज सक्शन जैसे कि 3 to 4 mm इन आउटर डायमीटर, एंड क्लियर करना है उसका एयरवे क्विकली थॉरली, स्पेशली अगर जब एमनियोटिक फ्लूइड या फिर मिकोनियम स्टेन्ड बेबी होते हैं उसमें बर्थ एस्फिक्सिया की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस सिचुएशन में हमें जल्दी से उसको क्लीन करना है।
दी बेबी एम्बू बैग के साथ उसको वेंटिलेट करना है, जो भी एम्बुले या फिर जो भी मास्क वहाँ पे अवेलेबल है। इंश्योर करना है बेबी फेस लुकिंग स्ट्रेट होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए जब उसको हम वेंटिलेट कर रहे हैं। प्रिवेंट एयर लीक अराउंड दी बेबीज फेस, जो भी हम बेबी के फेस पे मास्क लगा रहे हैं तो उसमें हमें देखना कि कोई भी एयर लीक ना हो रही हो, उसको प्रिवेंट करना है। स्टार्ट बाय गिविंग 100% ऑक्सीजन बाय कनेक्टिंग, उसको 100% ऑक्सीजन से स्टार्ट करना है। एंड दी ऑक्सीजन सिलेंडर टू दी फेस मास्क, और कनेक्ट करना है ऑक्सीजन सिलेंडर को फेस मास्क के। वेंटिलेट एट द रेट ऑफ 40 पर मिनट, लीविंग एज मच टाइम फॉर ब्रीथिंग आउट एज फॉर ब्रीथिंग इन। वेंटिलेट को कैसे सेट करना है? एट द रेट ऑफ 40 पर मिनट, लीविंग एज मच टाइम फॉर ब्रीथिंग आउट एज फॉर ब्रीथिंग इन। अलो द बेबी टू ब्रीथ आउट, breathe out, check to see if the chest and abdomen is moving out ventilation, and whether you can hear proper breath sound। यानी कि जब उसको वेंटिलेट कर देते हैं बेबी को, तो हमें उसको साउंड को भी हमें हियर करना है, सुनना है कि जो बेबी प्रॉपर ब्रीथ ले रहा है कि नहीं ले रहा, उसकी जो चेस्ट की मूवमेंट है वो सही से वेंटिलेटर के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अप्लाई एक्सटर्नल कार्डियक मसाज इफ़ देयर इज़ नो हार्ट बीट, अगर उसका हार्ट बीट नहीं आ रहा तो कार्डियक मसाज देनी है। एफ दिस डन साइमल्टेनियसली विद द वेंटिलेटर देन द साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन टू कार्डियक मसाज ऑफ 1 to 3 और 1 to 4 साउंड विल बी मेंटेन्ड। तो ये था हमारा बर्थ एस्फेक्सिया फ्रेंड्स। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने। बर्थ एस्फेक्सिया क्या होता है कि इसमें इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले हमने इन पे इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि जो भी क्या कहते हैं, जो ये बर्थ एस्फेक्सिया होता है वो मैटरनिटी मॉर्बिडिटी लीड करता है, ठीक है, कॉज करता है, और डेवलपमेंट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। 5 to 10% जो केस इंसिडेंट्स होते हैं। हेल्दी न्यूनेट्स क्या कहते हैं 6 सेकंड के अंदर रेस्पिरेशन ले लेते हैं, एंड कई बार क्या होता है 20 और 90 सेकंड्स के अंदर भी लेते हैं, बट क्या होता है वो भी हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जो भी बेबी है वो बर्थ के टाइम पे अगर प्रॉपर ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, फिर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो उसको हम बर्थ एस्फेक्सिया कंसीडर करते हैं। फिर एस्फेक्सिया न्यूनेट्रम कॉज करते हैं, ठीक है। हम इसमें उसके बाद आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में हमने पढ़ा मैटरनल, प्लेसेंटल, यूट्राइन कॉजेज, अम्बलाइकल कॉजेज, फीटल कॉजेज, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद आता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हमने देखा था कि अगर रिसस्टिकेशन अच्छे से रिसस्टिकेशन ज़्यादा फोर्सफुली अगर हम कर देते हैं, या फिर बहुत ही मतलब सही तरीके से नहीं होती, कि इसमें क्या होता है कि इरिवर्सिबल मल्टीपल ऑर्गन चेंजेस हो जाते हैं, जिसमें ऑर्गन्स का डैमेज भी हो जाते हैं और डेथ भी हो जाती है। और 24 आवर्स में क्या होता है, अगर सक्सेसिव रिसस्टिकेशन होता है 24 आवर्स में क्या होता है कि इसमें पोस्ट एस्फेक्सिया सिंड्रोम भी दिखाई देने लग जाते हैं। देन हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम देखेंगे हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। मिनिमल एब्सेंट रेस्पिरेटरी एफिन, सीजर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस में देखेंगे हम सीवियर एसिड लेवल को डायग्नोस करेंगे। अपगार स्कोर देखेंगे, अपगार स्कोर के क्या देखते हैं अपगार स्कोर में, वो चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद आप प्रिवेंस कैसे कर सकते हैं। अगर हम गुड मैनेजमेंट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि पहले से प्रिडिक्ट करना है, फिर प्रिवेंट करना ही पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट में हमने वही कि एस्फेक्सिया को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, रिसस्टिकेट कर सकते हैं। 5% बेबी को अगर हम प्रॉपरली सारे मेजरमेंट अच्छे से हम फॉलो करें, और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं, जैसे कि टाइम बेबी का नोट करना है, ड्राई करना है, कवर करना है, उसका थर्मल प्रोटेक्शन करना है, प्रॉपर साइज़ का सक्शन कैथेटर यूज़ करना है, क्विकली उसको वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है। ये सब चीज़ें मैनेज करनी है और हमें असेस करनी है। तो ये था हमारा बर्थ एस्फेक्सिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।